नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। नीति शास्त्र जो कि आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है और बहुत से प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं। एक सेपरेट इसका पेपर होता है। इससे संबंधित जानकारियां आपको होनी चाहिए। यह जानकारियां जो कि एथिक्स में होती हैं, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो कि सामाजिक स्थिति है उसमें आपके जो नेचर होता है, जो आपके गुण होते हैं, उनको निखारने का प्रयास करता है। तो इससे संबंधित जानकारियों को होना आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो भी टॉपिक्स आते हैं उन पर निबंध लिखने के लिए आपसे बोला जाता है और आपको उन क्षेत्रों पर निबंध लिखने होते हैं। अब क्षेत्र होते हैं सामाजिक, और सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, कैसा आपका नेचर होना चाहिए, इन सब की बातें यहाँ पर होती हैं। आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध जो कि उत्पीड़न होता है, जो कि इनका शोषण होता है, यौन शोषण होता है, उसके बारे में। तो प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। हालांकि यह नीति शास्त्र का पहला व्याख्यान है और यहाँ से हम एक के बाद एक अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जिनके माध्यम से हम एक बेहतर ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे कि किस प्रकार से आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक ऐसा टॉपिक जो कि सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, समाज में चल रहा है, उस टॉपिक पर नीति शास्त्र की दृष्टि से हम अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले बहुत ही देखे जाते हैं। आपने अपने सामाजिक जीवन में देखा होगा कि बहुत सी ऐसी कम महिलाएं होती हैं जो कि दफ्तर में जाकर कार्य करती हैं। तो इस प्रकार आप इस घटना को अच्छे से समझ चुके होंगे, जो कि समाज में ही व्याप्त एक घटना है। इसके अलावा आपको किस तरह से अपनी स्किल को बढ़ाना है, किस तरह से आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, और सही जो आंसर होता है, जो कि प्रभावशाली हो, जो कि आंसर लिखने लायक हो, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, ताकि आप अपने एक जो अध्ययन का हाशिया होता है इससे बाहर ना जाएं और किसी भी प्रकार का नकारात्मक चर्चा जो कि आप अपने एग्जाम्स में करते हैं उस प्रकार की चर्चा ना हो। एक लेवल लैंग्वेज में, एक सही लैंग्वेज में और सही ज्ञान आपके पास होना चाहिए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम 2013 में निकल कर आया। हम देख सकते हैं कि समाज में समस्याएं तो पहले से ही व्याप्त थीं, चर्चा होने के पहले से ही व्याप्त थीं एवं उनके निदान भी धीरे धीरे खोजे गए। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसके बारे में विस्तृत चर्चा कहाँ से होती है, तो वह 2013 के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 से होती है, जो कि संविधान द्वारा, यानी हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है या फिर संसद द्वारा इसके बारे में चर्चा की गई, इसके बारे में सोचा गया कि यह एक गंभीर विषय है। और हम देख सकते हैं कि जो यौन उत्पीड़न की परिभाषा है वह विशाखा केस से निकल कर आती है। यानी अब एक विशाखा अधिनियम बनाया गया है, जिसके तहत एक विशाखा नाम की एक महिला हुआ करती थी। इनके द्वारा कोर्ट में अपना एक केस दर्ज किया गया, जिसके अनुसार इनके द्वारा जो बातें कही गई, इन पर जो जिस प्रकार के उत्पीड़न के मामले सामने आए, तो उनको देखते हुए क्या किया गया, विशाखा मामले के अंतर्गत उत्पीड़न को परिभाषित किया गया। जिस जिस प्रकार के वर्डिक्ट यहाँ से निकल कर आए तो उसको आगे रखने की बात की गई। इसी केस में यौन उत्पीड़न शब्द निकल कर आया, यानी यौन उत्पीड़न की परिभाषा कहाँ से ली गई है यह आपको याद रखना है। आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि विशाखा अधिनियम से उत्पीड़न की परिभाषा को लिया गया है। अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के दुष्प्रभाव यहाँ पर देखे जाते हैं, किस किस प्रकार के व्यवहार जो कि समाज में होते हैं, और इनसे निकलकर हमारे जो आंसर लिखना है या फिर ऐसी जो प्रवृत्ति है उसके बारे में जो दर्शाता है। किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य, व्यवहार व स्पर्श, यानी किसी भी दफ्तर में कार्य कर रही महिलाओं के प्रति ऐसा कृत्य, ऐसा व्यवहार या उनके प्रति इस प्रकार का स्पर्श जो कि उनको अराजक लगता है, यानी सही नहीं लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, यौन उत्पीड़न की श्रेणी में रखते हैं। यौन उत्पीड़न यह नहीं कि आप सीधे तौर पर किसी भी प्रकार का क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। यह उन सभी कृत्यों के लिए अपराध की श्रेणी में रखता है जो कि किसी नारी के लिए अवैध लगते हैं, अमर्यादित लगते हैं। आगे देख सकते हैं,
यौन संबंध की मांग का अनुरोध आप किसी भी कार्य को करवाने के लिए या दफ्तर में अपने छोटे अधिकारी जो कि महिला वर्ग है उससे यौन उत्पीड़न के लिए या यौन संबंध बनाने के लिए उससे अनुरोध करते हैं, जो कि नकारात्मक दृष्टि को दर्शाता है। तो यह भी किसके अंतर्गत आता है? यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। यौन संबंधी टिप्पणी करना, ऐसी बातें करना, हालांकि कोई भी मजाक में बात हो या फिर सीरियस बात हो या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी करना जिससे कि महिलाओं की भावनाएं आहत होती हों, यौन संबंधी चर्चा भी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत ही आता है। अश्लील साहित्य को दिखाना, हम देखते हैं कि उल्टी सीधी जो पिक्स होती हैं उनको एकदम से किसी महिला के सामने दिखाना, या फिर हम देख सकते हैं अश्लील जो साहित्य होते हैं, कोई भी टीका टिप्पणी होती हैं जो उनको किसी भी नंबर हमारे पास होता है उसके पास शेयर करना, या फिर सीधे तौर पर उनको दिखाना भी इसी के अंतर्गत आता है। शारीरिक मौखिक व गैर मौखिक तरीके से, यानी आप यदि सिंबॉलिक तरीके से भी किसी के सामने इस प्रकार के कृत्य करते हैं जो कि अमर्यादित लगते हैं तो वह भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। शारीरिक तौर पर आप नग्नता का परिचय देते हैं तो वो भी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है, और मौखिक तौर पर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की चर्चा करते हैं वह भी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। अब इसके बारे में हम प्रावधानों को समझें तो प्रावधान किस प्रकार के रखे गए हैं। अधिनियम यह प्रावधान करता है कि महिला को कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। हालांकि बात यह होनी चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में इसका यौन उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कार्यस्थल की बात हो रही है, वर्किंग वूमेंस की बात हो रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो शिक्षिकाएं होती हैं ऑफिस में होती हैं या फिर बैंक सेक्टर में होती हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में महिलाओं की प्रेजेंस को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इससे संबंधित जो कि महिलाओं के शोषण से संबंधित भी मामले सामने आए हैं। इसके द्वारा जो अधिनियम जो 2013 का बनाया गया है वह यह बात करता है कि कार्यस्थल पर किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अतः यौन उत्पीड़न का जो आरोप होता है वह केवल महिलाओं पर ही है, महिलाओं के द्वारा ही आरोपित किया जाता है और पुरुषों पर आरोपित होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यौन उत्पीड़न से संबंधित नैतिक मुद्दों पर हम चर्चा करें तो इन मुद्दों में बहुत सी बातें आती हैं जिनके द्वारा हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से इनके विरुद्ध अपराध किए जाते हैं, किस किस प्रकार से इनका शोषण किया जाता है। तो आइए देखते हैं दो ऐसे मुद्दे जिनको हम देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के यहाँ पर जो कि कृत्य हैं वह पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने में एक क्षति पहुँचाई जाती है। महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करना यह एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें हम देख सकते हैं कि महिलाएं जो कि जॉब्स हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी, अपनी जो कि एजुकेशन है वह पूरी करने के बाद भी, स्किल होने के बाद भी, योग्यता होने के बाद ही इस छोटी सी चीज़ के कारण अपनी भागीदारी से हतोत्साहित होती हैं, वह जॉब्स करना ही नहीं चाहती। कार्यस्थल पर कई लोगों द्वारा महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा जाता है। कई दफ्तर ऐसे होते हैं जहां केवल अपने समय पास के लिए या फिर इस प्रकार के कृत्य करने के लिए ही महिलाओं का चयन किया जाता है। उनकी शारीरिक बनावट एवं उनके चेहरे के अनुसार उनको भर्ती किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई ऐसे कार्यालय होते हैं जहाँ पर महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु माना जाता है, तथा पुरुष प्रधान जो सोच होती है, जो कि हम देख सकते हैं कि मानव अपने आप में, जो पुरुष होते हैं वह अपने आप में एक ऐसी सोच को दर्शाते हैं कि वह एक ऊंचे स्तर की सोच है और महिलाओं के प्रति शोषण करना उनका एक कर्तव्य है, उनका एक अधिकार है। तो इस प्रकार की मनोधारणा को रखते हुए पुरुष स्वयं को इनका शोषण करने का अधिकार समझने लगते हैं कि इन पर शोषण करने का अधिकार हमारे लिए उपलब्ध है, जो कि एक नकारात्मक कार्य को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की सोच होने के कारण कार्यालय का माहौल बिगड़ता है।
इस माहौल के बिगड़ने की दृष्टि में ही हम देख सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी हतोत्साहित होती है। वह ज़्यादातर इस प्रकार के कार्यालयों में कार्य करना पसंद नहीं करती। नैतिक कार्य क्षेत्र में वातावरण का पतन। वातावरण से तात्पर्य यह है कि कहीं का जो माहौल होता है, किसी भी ऑफिस का जो माहौल होता है, वह इस प्रकार का बन जाता है कि समाज में भी उसकी चर्चा होती हैं कि वहाँ पर वुमेन्स सेफ नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर होती है। यदि इस प्रकार का कृत्य समाज में होता है तथा महिलाएं इसके विरुद्ध आवाज़ उठाती हैं तो एक नकारात्मक परिणाम यहाँ से भी निकल कर आता है। यदि कोई ऑफिस में जैसे भी करके घर से परमिशन लेकर या फिर किसी भी स्थिति में खुद अपने आप से उठ खड़ी होकर कहाँ पर जाती है, ऑफिस में जाती है, तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि उसके प्रति यदि शोषण हो जाता है और इस प्रकार के शोषण की वह आवाज़ समाज में उठाती है तो समाज द्वारा इस प्रकार की प्रवृत्ति बना दी जाती है कि यहाँ का माहौल ही इसी प्रकार का है। यानी यदि आप किसी मान लो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर हम देखें कि किसी स्कूल की चर्चा हो रही है और स्कूल में कोई बच्ची जाती है और वहाँ पर अपनी जॉब्स करती है तो उसके प्रति इस प्रकार का शोषण होता है और इसकी जानकारी वह घर आकर या समाज में देती है तो यह बोला जाता है कि यहाँ पर इसी प्रकार का माहौल है तथा इस प्रकार की सामाजिक बातों के चलते महिलाओं को नौकरी छोड़नी पड़ती है। आप इस प्रकार की बातें होती हैं कि बेटा तुम वहाँ पर नौकरी करती ही क्यों हो, वहाँ का माहौल ख़राब है। तो इस प्रकार की बातें इनसे कही जाती हैं और यदि इसके बाद वह नौकरी करती है यानी वह स्वयं से इस प्रकार के कार्य करवाना चाहती है, इस प्रकार की प्रवृत्ति सामने रखी जाती है तो महिलाएं स्वयं से नौकरी छोड़ने लगती हैं। इन महिलाओं पर घर वालों तथा आस पड़ोस के व्यक्तियों द्वारा नौकरी छोड़ने के लिए भी दबाव बनाया जाता है। उनके द्वारा कहा जाता है कि जब इस प्रकार की समस्या है तो आप यह जॉब क्यों कर रही हो, जॉब छोड़ क्यों नहीं देती। तो इस प्रकार का दबाव भी सामाजिक स्थिति में बनाया जाता है। यह उनका साथ नहीं देते, उनसे जो शोषण हुआ है उस पर बात नहीं करते, लेकिन उल्टे उन्हीं को समझाने लगते हैं कि आप वहाँ से जॉब मत करें। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसके बाद भी यदि वह महिला वहाँ पर जॉब जाती है तो उसको चरित्रहीन दृष्टि से भी देखा जाता है कि यह इस चीज़ का समर्थन करती है इसीलिए वह उस दफ्तर में जा रही है। इससे महिलाएं हतोत्साहित होती हैं तथा समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम देख सकते हैं कि दिनों दिन जो भी ऐसी स्थिति हमारे सामने आ रही थी कि जैसे ही महिलाओं की प्रेजेंस को आगे बढ़ाया जा रहा था और इसके अलावा कुछ अन्य इस प्रकार के प्रभाव भी देखे गए जो कि इस प्रकार के शोषण की बात करते हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या इंक्रीज भी होती गई है। यानी हम देख सकते हैं कि जो जॉब्स छोड़ने की संख्या है उसमें बढ़ोतरी होती गई है। अब हम देख सकते हैं यौन उत्पीड़न से संबंधित अन्य मामले। कानूनी कार्यवाही का कम प्रभाव, यानी इस क्षेत्र में हम कानूनी प्रभाव को देखें तो आप सीधे तौर पर यह नहीं बोल सकते कि इसने मेरे साथ शोषण किया है। आप किसी भी को वो कहीं पर जाकर इस छोटी सी बात की रिपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन यह कहने को तो छोटी सी बात है। जब कोई जॉब्स छोड़ता है, जब कोई रोज़गार से बाहर होता है तो उसके जीवन के लिए यह एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके लिए हमारे पास बेहतर कानूनी तंत्र का अभाव है। यानी डिफ़ाइन करना, छोटी छोटी सी बातों को डिफ़ाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि कोई महिला कोर्ट पर जाती है तो कोर्ट के खर्चे एवं उस जॉब के विरोध में जाना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि दिनों दिन इन चीज़ों के लिए वह अवॉइड करती जाती है। उसके सामने इस प्रकार की सामाजिक समस्याएं होती हैं कि उसको इस प्रकार के दुर्व्यवहार को ही सहना पड़ता है। और हम देख सकते हैं कि जैसे ही इन मामलों पर चर्चा होती है, विशाखा जैसे केस निकल कर आते हैं तो इन पर हम देख सकते हैं बहुत से कैंपेन चलते हैं और हैशटैग लगाकर कई ऐसे कैंपेन चले जिसमें वुमेन्स के बारे में बात की गई। सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की चर्चा सामने आई, लेकिन यह चर्चा बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराने समय से इस प्रकार के कार्य होते आ रहे हैं। हालांकि महिलाओं ने इस समय पर चुप्पी तोड़ी है जो कि एक बहुत ही प्रमुख बात निकल कर आई है तथा इसके बारे में सटीकता से पता लगाने के लिए संसाधन अपर्याप्त हैं। अब हम देख सकते हैं कि कानूनी कार्यवाही क्या कहती है। कानूनी कार्यवाही कहती है कि इसके लिए हमारे पास इसको सुधारने के लिए उनसे प्रश्न पूछा गया कि यह जो चीज़ है इसको सुधारा नहीं जा सकता
तो हम देख सकते हैं कुछ मीडिया हाउसेस में और कानूनी तंत्र से यह बात निकल कर आई कि हमारे पास ना तो कानूनी तंत्र है और ना ही सटीकता से पता लगाने के लिए हमारे पास संसाधन है ताकि इस चीज़ का पता लगाया जा सके। यदि आप किसी ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे भी लगा देते हैं तो उससे भी आप इस चीज़ को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि किसी महिला के प्रति कुदृष्टि को डालना या फिर किसी भी प्रकार से शोषण करना, इस प्रकार की चीज़ें आसानी से नहीं पकड़ी जा सकती। यह एक समझने की बात है। हम देख सकते हैं कि महिलाएं छोटे छोटे से कृत्यों से क्या हो जाती हैं, हतोत्साहित हो जाती हैं। इस पिक में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इसका शोषण किया जा रहा है। यदि इस बात को वह समाज में जाकर फैलाती है तो लोगों द्वारा यही कहा जाएगा कि आप वहां से जॉब छोड़ दो और सीधे तौर पर इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि कई विसल ब्लोअर होते हैं, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सीधे तौर पर विरोध को जताते हैं और अपनी संभावनाएं क्रिएट करते हैं, और इसी प्रकार के लोगों को समाज में होना चाहिए। नैतिकता इसी के बारे में बात करती है। काम के समय नैतिक आचरण करने के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। इस प्रकार की गाइडलाइन किसी ऑफिस की होनी चाहिए। जब भी आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर एक पटल होना चाहिए, उस पर इस प्रकार की जानकारी पहले से होनी चाहिए, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो। वह जब ऑफिस में आता है तो वहाँ पर आचार संहिता होनी चाहिए कि आपको इस प्रकार से बिहेवियर रखना है, महिलाओं के प्रति आपको सम्मान रखना है, उनसे इस प्रकार का व्यवहार करना है ताकि वह कंफर्टेबल फील करें। परिणाम स्वरूप हमारे देश में 25% जो महिलाएं हैं, यानी इस प्रकार के कृत्यों से कि रिजल्ट निकल कर यह आया कि हम देख सकते हैं कि 25% जो महिलाएं हैं वह कामकाजी है। सारे रेसों को हम निकाल कर देखें जो कि ऑफिस में इनकी संख्या है वह 25% है। यह संख्या मैं आपको बता रहा हूँ टोटल पॉपुलेशन का, यानी 135 करोड़ जब हमारी जनसंख्या है तो लगभग यहाँ पर 70 करोड़ महिलाएं होंगी। 70 करोड़ का 25% हिस्सा ही कामकाजी महिलाओं के रूप में देखा जा सकता है। 75%, हालांकि हम देख सकते हैं कि 75% जो कि अन्य देश है, जो विकसित देश है, वहाँ की महिलाएं 75% महिलाएं अपने राष्ट्र की आय में योगदान देती हैं, वहाँ पर जॉब्स करती हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में इस प्रकार की समस्या है। इस समस्या से यदि हम निदान पा लेते हैं, इस प्रकार की समस्या से हम चर्चाओं के माध्यम से इसको सुलझा लेते हैं, ऐसी आचार संहिता विकसित करते हैं, ऐसे कैंपेन चलाते हैं, इस प्रकार की बातें आम लोगों के दिमाग में बैठा देते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम एक जो कि समाज का बहुत ही प्रमुख तबका, जो कि आधी पॉपुलेशन के बराबर जो महिलाओं की जनसंख्या है, उनको जॉब्स में आसानी से पहुंचा सकते हैं, उनको समाज में आगे बढ़ने के कदम उठा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की चर्चाएं यहाँ पर की जाती हैं। तो हमने समझा कि किस प्रकार से यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है, किस प्रकार से इनके विरुद्ध शोषण किए जाते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे यौन उत्पीड़न, और हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार का जो बिहेवियर है उसको सुलझाने का या समझने का प्रयास किया जा सकता है। तो इस प्रकार का आप उत्तर यदि लिखेंगे और सामाजिक तौर पर इस प्रकार का बिहेवियर यदि आप रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कार्यों को आगे बढ़ा पाएंगे और महिलाओं की प्रेजेंस को जो कि कार्य क्षेत्र में होती हैं उसको बढ़ा पाएंगे। तो हमने बहुत ही अच्छी बातों को यहाँ पर समझा और एथिक्स के अंतर्गत हम इसी प्रकार के मुद्दों को उठाते रहेंगे, इसी प्रकार की चर्चाएं करते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।